मॉर्निंग बच्चों, गणित हमारा कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको गणित का बेस जो है वो क्लियर हो गया होगा कि प्रतिशत क्या होता है, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, भिन्न क्या होता है, लघुत्तम महत्तम क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब इसके आगे आज से हम 5 दिनों तक नवोदय में जिस तरह के क्वेश्चन को पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन की हम लोग तैयारी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पक्षियों के झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे बैठे हैं। नदी के किनारे कितने पक्षी? 1/4। 1/4 मतलब होता है 1/4। अगर टोटल पक्षी हैं उनका मैं 4 हिस्सा करूं तो 1 हिस्से के बराबर इतने हिस्से नदी के किनारे बैठे हैं। प्रश्न आ रहा है समझ में? नदी के किनारे हैं। आगे बढ़ते हैं। तथा झुंड के 1/5 पक्षी अपने घोंसले में। अगर इसी को मैं 5 हिस्से में बांट दूं तो 1 हिस्से के बराबर कहां पर है? घोंसले में है। तो इसको हम 1/5 बोलेंगे। अब देखो इतने पक्षी इसमें हैं, इतने पक्षी इसमें हैं, इस तरह से हुआ होगा कि नहीं होगा? अब इतने पक्षी बच गए तो इन बचे हुए पक्षियों को मैं गिन रहा हूं तो वो कितने पक्षी हैं? 22। और 22 पक्षी कहाँ गए हैं? भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। टोटल कितना पक्षी है हमको पता चल जाएगा इससे। प्रश्न को देखते हैं। तो कितने पक्षी घोंसले में हैं? हमको घोंसले में कितने पक्षी बैठे हुए हैं उसको बताना है। 1/5 पक्षी है तो 1/5 पक्षी मतलब कितने हुए हमको बताना है। चलिए पहले क्या करेंगे, घोंसले में है कितने पक्षी, कितने पक्षी नदी के किनारे बैठे हुए हैं उसको हम आपस में जोड़कर पता कर लेते हैं। चलिए जोड़ना आता है सबको? क्या भी जोड़ सकता हूं इन दोनों भिन्नों को? नहीं। क्यों नहीं जोड़ सकता? टुकड़ा एक बराबर नहीं है तो टुकड़े को हमको एक बराबर करना है। तो 5 और 4 कहाँ पे एक बराबर होगा? 20। तो 20 बना लेते। ये 5-5 टुकड़ा, ये 4-4 टुकड़ा हो गया। गुना कर लो भाई। 5 एकम 5 और 4 पंचे 20। इधर का कितना होगा? 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। तो टोटल कितने हो गए दोनों मिलाकर? 9/20। इसका मतलब यदि पूरी पक्षियों को मैं 20 हिस्सों में बांटूं, 1 2 3 2 5, 20 हिस्से में बांटूं, ये हो गया आपका 20 हिस्सा। तो 5 हिस्से में जितने पक्षी आएंगे वो किस में हैं? घोंसले में। घोंसले में है कि नदी किनारे? 20 हिस्सा करूं, 20 में से 5 हिस्सा जो है वो नदी के किनारे हैं। आ गया समझ में? और उसके बाद 4 हिस्सा जो है वो अपने घोंसले में है। तो 4 हिस्सा इतना होगा, 1 2 और ये 3। तो दोनों मिलाकर 9/20 हुए कि नहीं हुए? अब शेष जो बच गए, जो खाली हिस्सा है उनमें पक्षियां हैं। उन पक्षियों को गिना हो तो कितने हैं? 22। तो अभी हिस्सा कितना खाली है? 11 हिस्सा। 20 में से 9 हिस्सा भर गया तो 11 हिस्सा खाली है ना। और 11 हिस्सा खाली मतलब उसमें कितने पक्षी को बैठाना है? 22। तो एक में कितने पक्षी बैठेंगे? 2। ठीक है, 2-2। ठीक है। इसका मतलब कितने पक्षी हुए जी? एक हिस्से में 2 तो 20 हिस्से में टोटल पक्षी कितने? 40 पक्षी। अगर ये पूछेगा तो हमको इसको बता देना है। हमको टोटल पक्षी पूछ रहा है क्या? नहीं, हमसे क्या पूछा गया है? कितने पक्षी घोंसले में है। कहाँ है घोंसला? ये वाला 1/5। और 1/5 को हम कितना बोले थे? 4/8। तो बताओ 4 हिस्से में कितने पक्षी? 40 पक्षी? 18 पक्षी? 10 पक्षी? तो कितने पक्षी? बन गया सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं। यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है।
जबकि 42 किलोमीटर की चाल से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। अब दूरी क्या होगी? 36 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है कि 42 किलोमीटर है, बतानी है। ऑप्शन से देखो बन सकता है क्या? कौन होगा उत्तर? अंदाजे से लगा के देखो। 10 मिनट देरी से वो पहुंचता है, तो 10 मिनट में वो कितना दूर और जाएगा? ऑप्शन से देखना है। अगर एक बार में बन जाएगा तो ऑप्शन से बनाना, और नहीं बनेगा, देखो 36 बोल रहा है तो 35 भी तो इसके आसपास है, ये भी उत्तर हो सकता है। ज़्यादा डिफरेंस है क्या? नहीं है। तो इन सवालों को आपको थोड़ा सा बना के भी देख लेना। अब किस तरह से इसको बनाएंगे, चलिए देखते हैं। उस व्यक्ति की रफ्तार कितनी है? 30 किलो। इसका मतलब 30 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटे का समय लगता है। 1 घंटा चलेगा तो वो 30 किलोमीटर की दूरी जाएगा। लेकिन जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है तो जहां पे जाना है वहां वो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो कितना चला होगा? 1 घंटा चला और 10 मिनट और चला। 10 मिनट एक्स्ट्रा चला कि नहीं चला? एक्स्ट्रा चला। अब हमको बताना है, 1 घंटे का हमको मालूम है, लेकिन 10 मिनट देरी से पहुंचा तो 10 मिनट में वो कितना दूरी गया हमको बताना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसका रफ्तार किस में है? घंटे में। और हमको पूछा किस में है? मिनट में। तो मिनट का पहले निकालना पड़ेगा। इसको निकाल सकते हैं, आसान है कि नहीं है? ये लो, 1 घंटा को मैं मिटा के क्या लिख दूँ? 60 मिनट। 1 0 1 0, 3 एकम 3 और 3 दूनी 2 मिनट में कितनी दूरी जाता है? 1 किलोमीटर। तो हमको 10 मिनट का पता करना है। 10 मिनट में कितनी दूरी जाएगा जी? 5 से गुना कर दे, 10 बन गया। तो ये 5 से कितना जाएगा? 10 मिनट में 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इस 10 मिनट जो एक्स्ट्रा वो चलाया है उसमें वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है? 1 घंटे में कितनी दूरी? 30। और 10 मिनट देरी से गया, देरी से पहुंचा ना, तो 10 मिनट और चलाया होगा गाड़ी। तो 1 घंटे का 30 मिनट और 10 मिनट में कितनी दूरी? तो कितना दूर चला गया होगा? 35। सही है कि नहीं है? इधर देखो, अगर उससे तुमको नहीं बन रहा है तो एक और दिया है। अगर मैं इस रफ्तार से जाऊंगा तो 10 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। हमको उसको निकालने की जरूरत नहीं, हमको तो दोनों स्थिति या फिर या बोला है। तुम सब्जी खाओ या दाल खाओ, तुम सब्जी खाओ या दाल खाओ, दोनों या करके बोला है। तो एक को हम खा लिए तो दूसरा और खाते बैठे रहें? एक को खाना है, हो गया काम कि नहीं हुआ? उत्तर निकल गया ना। इससे भी हम चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 42 किलोमीटर के रफ्तार से जाएंगे 1 घंटे में, तो हम 10 मिनट पहले पहुंचेंगे। 10 मिनट पहले मतलब मात्र मैं 50 मिनट चलाऊंगा गाड़ी और पहुंच जाऊंगा। चलिए देखते हैं। हमको 50 मिनट गाड़ी चलानी है, तो 50 मिनट में कितनी दूर जाएंगे? तो 1 मिनट का निकाल लेते हैं। ये 60 और 42 6 के पहाड़े में आएगा ना। 6 एकम 6, 6 शून्य 0, 6 सत्ते 42। 10 मिनट में मैं 7 किलोमीटर जाऊंगा। तो हमको कितना मिनट जाना है? देखो 7 किलोमीटर पहले पहुंच जाऊंगा ना। एक तरीका ये है, 1 घंटे में मैं जाता हूं 42 किलोमीटर और 10 मिनट में कितनी दूरी जाता हूं? 7। तो 7 किलोमीटर कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि मैं गाड़ी सिर्फ 50 मिनट तक चलाया हूं। तो यहाँ पे भी कितना आया उत्तर? 35 किलोमीटर दूर ही गए ना, तो इसमें भी 35 किलोमीटर उत्तर। ये तरीका बताया। दूसरा, आप 1 मिनट देखो 7 का है तो इसको 50 बना लो।
ये देखो 35 किलोमीटर जाएंगे हम कितने मिनट में? 50 मिनट में। बन गया सवाल? बहुत कठिन है। घंटे में हमारी चाल है, उसको हम चाहे तो मिनट में बदल ले, चाहे तो हम सेकंड में बदल लें। कल का 5वां चैप्टर था, है ना, समय, दूरी और चाल, उसमें ये सवाल मैं बताया हूँ। तो आप लोग दोबारा जाके मेरे YouTube चैनल में उसको देख सकते हैं, समझ ना आए तो। यदि समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं समझे तो जाके ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा? आयतन मतलब ये कौन सी आकृति है? 1D 2D की 3D? 3D। और बोला है घन कहाँ है जी? 2 ठोस घनों को। तो घन क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। ये कौन सी आकृति है? घन। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान है। तो बोला है एक घन है, 2 घन है ना। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों का आयतन कितना होगा? ये एक का पहले देख लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी? 10। चौड़ाई, ऊंचाई, तो कितना आयतन? 1000 क्या सेंटीमीटर की घन सेंटीमीटर? एक में 1000। अब बोला है 2 घनों को साथ साथ रखने पर, ये लो 2 ठो को रख दिया, एक का कितना? 1000। तो 2 का कितना? 2000। ऐसा भी निकाल सकते हो, देख लो। लंबाई अब हो गया 20, चौड़ाई हो गया 10 और ऊंचाई हो गया 10। तो 20 गुना 10 गुना 10, तो इसके अंदर कितना घन रख सकते हैं? 2000 घन। अब वो घन की लंबाई कितनी होगी? 1-1 मीटर वाला है कि 1-1 सेंटीमीटर वाला है? 1-1। ये देखो लिखा है सेंटीमीटर वाला। ऐसी बन गया तो बिना बनाए फिर भी बना लेते हैं। चलिए, एक घन है, इसकी लंबाई कितनी है? 10 है। चौड़ाई कितनी है? 10। ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर में है। इसका मतलब लंबाई में 10 रखेंगे घन, चौड़ाई में 10 रखेंगे, ऊंचाई में भी 10 रखेंगे। तो छोटा छोटा घन अगर ईंट हुआ, उस तरह से मैं ईंट को रखूं तो 1000 ईंट आएगा। कितना ईंट आएगा? 1000। तो इसका आयतन कितना होगा? 1000 घन मीटर। आयतन निकालना मैं बताया था आयतन 3D आकृति है तो उसको घन रख रख के नापेंगे। लंबाई 10, चौड़ाई 10, ऊंचाई 10, तो उसके अंदर कितना घन आएगा? 1000। अब एक घन को रखना नहीं है, कितने घन को एक साथ रख देना है? 2 घन। तो एक घन का आयतन 1000, तो 2 घन का आयतन कितना होगा जी? 2000 नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? 2000 घन सेंटीमीटर, मैं मीटर लिख दिया था, सॉरी, सेंटीमीटर। हो गया खत्म। ऑप्शन से देख लो, एकदम सरल क्वेश्चन था कि नहीं था? आयतन पूछा लेकिन वो तुमको थोड़ा सा घुमा देगा। सरल सवाल पूछ रहा है लेकिन ऐसा वो बोलेगा कि तुम घूम जाओगे। तो प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से तुमको पढ़ना है और समझना है। समझ जाओगे उसके बाद ही बनाना शुरू करना है। कोई दिक्कत इसमें? तो उत्तर क्या हुआ जी? सी। ये हो सकता है क्या उत्तर? सिर्फ किस में नापे हैं? सेंटीमीटर। मतलब सिर्फ लंबाई बस को नापा हुआ। 3D आकृति है, वो कितनी जगह घेरेगा? तो क्या 1D को नापेंगे सिर्फ लंबाई को? तो सेंटीमीटर लिखा है, वो हो ही नहीं सकता। उन तीनों में से आपको ऑप्शन को छांटना है, क्योंकि 3D आकृति को घन से नापेंगे। मान लो इसके जगह वर्ग सेंटीमीटर रहता तो ये उत्तर हो सकता है क्या हमारा? नहीं। 2D आकृति है तो उसको वर्ग से नापेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? ये दोनों। तो इन दोनों में से एक उत्तर हमारा होता। तो इसको विशेष ध्यान देना। नवोदय में एकदम बारीक बारीक को पूछता है, तुम बहुत जल्दी गलती कर लोगे। 1000 को बोल देते, हाँ भाई हमको मालूम है, घन बोला है 10 सेंटीमीटर लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, सूत्र याद कर लिए हैं। 1000 हुआ, देखिए अरे 1000 तो है, ये लो उत्तर सही। फंस जाओगे।
सरल सवाल को बिल्कुल भी गलत नहीं करना। चौथा सवाल देखते हैं। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेचा। तो बेचने के बाद जो शेष अंडे हैं उनकी संख्या आपको बतानी है। कितने अंडे? 80, 48, 88 या 440। ये ऑप्शन में है। ये आपका डी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन। जिसको भिन्न समझ में आ गया है वो इस सवाल को आसानी से बना सकता है। अगर नहीं आया होगा तो भिन्न वाला चैप्टर आप किस में देखोगे? यूट्यूब में। कितने अंडे थे डिब्बे में? 500। 500 में से कितने अंडे टूटे? किसका? 3/25। इसी का। इसका मैं 25 हिस्सा करूंगा, उसमें से 3 हिस्से के बराबर अंडे जो है वो टूट जाएंगे। तो चलो 500 का 3/25 निकाल देते हैं। 3/25 टूटा कि नहीं टूटा? टूटा। चलो तोड़ देते हैं। का की जगह हम लोग गुना, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। कितने अंडे टूटा? 60 अंडे। अब आगे क्या पूछा है? शेष अंडों का 4/5 भाग बेचा। तो शेष अंडे कितने हुए? 500 अंडे थे, 60 अंडे टूट गए, तो बचे कितने? 440 बचे। अब आगे प्रश्न पूछा है। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और बनाना है। शेष अंडों का 4/5, शेष अंडे हैं, इसका 4/5 मतलब इस पूरे अंडे को मैं 5 हिस्से में बांटूंगा, उसमें से 4 हिस्से के बराबर को मैं बेच दिया। तो कितना हिस्सा बचा है मेरे पास? भाई 5 हिस्सा है, अभी बचा है, उसको 5 हिस्सा करना है। 4 हिस्सा मैं उसमें से बेच दिया, तो कितना हिस्सा बाकी है अभी? और एक हिस्से में कितना अंडा, उसी को तो पूछा है क्या? तो क्या हम 4 हिस्से को निकाले? एक हिस्सा बस का निकाल लेते। चलो इसको 5 हिस्से में बांट दें, 5 टुकड़ा कर सकते हो ना? चलो कर लो भाई। 440 का 5 हिस्सा, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, बच गया 4, 5 अट्ठे 40। एक हिस्से में कितने अंडे? 88 अंडे। अगर 4 हिस्से में पूछेगा तो 4 से गुना कर देंगे, लेकिन हमको पूछा कितना है? शेष अंडों का। तो शेष अंडे कितने हुए? 88 हुए। तो 88 उत्तर आ गया। 5वां सवाल है। एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 नींबू के हिसाब से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ? खरीदता है तो 1 रुपए में 2 नींबू, बेचता है तो 3 रुपए में 5 नींबू। तो 3 रुपए में कितना नींबू खरीदा होगा? वो 6 नींबू। 6 नींबू मिला होगा ना। 1 रुपए में 2 नींबू, तो 3 रुपए में कितना खरीदा है? वो 6 नींबू। और बेचा कितना है? 3 रुपए में कितना नींबू? 5 नींबू। 5 नींबू दिया तो कितना नींबू उसके पास बच गया? 1 नींबू को बचा के रख लिया, तो वही उसका फायदा है कि नहीं है? और इस 5 नींबू में ही उसका पैसा वसूल हो गया। पूरा 3 रुपए खरीदा था ना, 5 नींबू दिया और इस 5 नींबू में ही उसको उसका रुपया मिल गया। मिल गया क्रय मूल्य उतने में खरीदा था, वो दे के खरीदा था 3 रुपया, और जब बेचा तो 5 नींबू में ही उसे अपना पैसा मिल गया। तो 5 नींबू टोटल है ना, 1 नींबू उसका फायदा हो गया। तो 5 नींबू यदि 100% है तो 1 नींबू कितना परसेंट हुआ जी? 20। 5 का 1 टुकड़ा, तो 100 का अगर 5 टुकड़ा करेंगे तो एक हिस्से में 20 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका उत्तर क्या आएगा? 20 पर हो गया। पढ़ने में थोड़ा सा कठिन लग रहा था सवाल, लेकिन आपको क्या करना है? एक बराबर बना लेना है। कितना खरीदा कितना बेचा। यहाँ 5 का 3 बेच रहा है ना, 5 नींबू 3 रुपए में, तो 3 रुपए में खरीदा कितना था ये आपको निकालना, उतने का ही निकालना है। 3 रुपए में कितना खरीदा, 3 रुपए में कितना बेचा,
बन गया सवाल। छठवां सवाल देखते हैं। ये एक भिन्न है, फिर कोष्टक है, फिर यहाँ भिन्न है, गुना है, फिर धन का चिन्ह है, फिर कोष्टक है, साथ है, भाग का चिन्ह है। मतलब हर किस्म का चिन्ह एक ही सवाल में दे दिया है, कोष्टक भी दे दिया है। तो कौन से सवाल को हम पहले बनाएंगे? इसको पहले बनाएं कि इसको पहले बनाएं कि 2 से गुना करें? कन्फ्यूजन वाला रहता है ना, तो इसके लिए बताया था मैं। इसके लिए हमको कौन सा विधि हल बनाना है? पहले सबसे पहले कोष्टक, फिर का लिखा है तो उसके जगह गुना, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, जोड़ को योग बोलते हैं, उसके बाद आखिरी में हमको क्या बनाना है? घटाना। सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे। कोष्टक भी 2 किस्म का यहाँ दिख रहा है, तो कौन से कोष्टक को हम पहले हल करेंगे? छोटे कोष्टक को। तो सांप वाला इसमें छोटा है, दोनों को हल करना है। हल करें? चलिए कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। देखिए भाग बोला है, भाग बोला, और ये है आपका मिश्र भिन्न। इसको सरल बनाएंगे। 1 सौघे का 4 टुकड़ा और 3 और मिला, 1 सौघे और 3 मिला, तो इसका मतलब 4 टुकड़ा और 3 और, तो 7/4 हुआ कि नहीं हुआ? और बोला है भाग करना है, तो भाग तो नहीं कर सकते भिन्न का, तो ये गुना कर दिए, इसको पलट दिए, 4/7। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 सौघे है। चलिए तोड़ देते हैं। ये देखो उत्तर कितना बचा? 4। 4/1 मतलब 4 सौघे होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे बड़ा कोष्टक, कोष्टक के अंदर 2 चिन्ह। पहले किसको बनाएंगे? गुना को कि जोड़ना को? गुना कर देते हैं। गुना तो जो कट रहा है उसको काट भी सकते हैं ना, छोटा कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 8 और 12 4 के पाड़े में, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। उत्तर कितना आया? 3/2। ये 3/2 हो गया। इसमें जोड़ना है आपको 4 सौघे को, तो 4 सौघे और 3/2 होगा कि नहीं होगा? जुड़ गया। अब इसको मैं हटा रहा हूं। अब क्या बचा? ये ऋण है। अब देखो हम ये एक घटाने को बनाएंगे कि गुना को बनाएंगे? गुना, तो गुना कर देते हैं भाई। अब फिर दिक्कत है, ये मिश्र भिन्न है और इधर 2 तो सरल भिन्न है। 2 मतलब इसके पूरी इकाई का 1 ही टुकड़ा हुआ है, और 1 टुकड़ा मतलब सौघे होगा कि नहीं होगा? चलिए देखते हैं। 1 सौघे का 2 टुकड़ा, तो 4 सौघे का 8 और 3 और, तो 8 और 3 11 टुकड़ा मिला कि नहीं मिला? 11/2, 2/1 गुना करना है। देखिए 11/2 बना, दोनों का गुना करने के लिए बोला है, कर देते हैं गुना। ऊपर 22 बनेगा, नीचे 2, फिर छोटा करेंगे, उससे अच्छा यहीं काट देते हैं। तो बचा कितना? 11। अब 11 को घटाना है इसमें से। 15.5 है, 15 और आधा है, उसमें 11 को कम करना है। तो 15 सौघे में सौघे कम कर देता हूँ ना, तो बचेगा कितना? 4 सौघे और आधा, 4 और आधा, तो 1 सौघे। अब उत्तर देखो है क्या? 4 सही 1/2। वो मिश्र भिन्न में आया उत्तर, और ये सरल भिन्न में है, तो उसको सरल भिन्न नहीं बना सकते जी। 1 सौघे का 2 टुकड़ा, तो 4 सौघे का 8 टुकड़ा और 1 टुकड़ा और, तो इसको हम बोल सकते हैं 9/2। कौन सा उत्तर है जी? बन गया आपका बोर्ड मास। 7वां सवाल देखते हैं। प्रथम 100 प्राकृत संख्या में 3 तथा 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। ये एक सरल सवाल है। आपको क्या पूछा है? भाग आता है? आता है कि नहीं आता? अब पूछा है 3 और 5 दोनों से भाग जाने वाली संख्या 1 से 100 तक के गिनती में कौन कौन सी है, उनको आपको गिनना है और टिक लगाना है। तो कौन कौन सी संख्या है जो 5 और 3 से भाग जाती है? पढ़े थे ना, एलसीएम में पढ़े थे। तो 3 तथा 5 का हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। 3 तथा 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। चलो बताओ 3 और 5 कहाँ मिलेगा? 15। तो सबसे पहले कहाँ मिलेगा? 15 में। 15 के बाद कहाँ मिलेगा? 30 में। 30 के बाद कहाँ मिलेगा? 45 में।
45 के बाद कहाँ मिलेगा? 60 में। 60 के बाद 75, 75 के बाद 90, 90 के बाद 105। और जो LCM होता है वो दोनों के पहाड़े में आता है, मतलब दोनों संख्याओं से भाग जा सकती है कि नहीं जा सकती? अब गिन लो भाई कितने हुए? 15 एक, फिर 2 3 4 5 6। 8वां सवाल देखते हैं। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0 3 6 7 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए तो अंतर है। 2 संख्या बनानी है, एक बड़ी से बड़ी और दूसरी छोटी से छोटी। कितने अंकों की? 5 अंकों। फिर उन दोनों का आपको अंतर निकाल लेना है, बड़े में छोटे को कम कर देना है। देखें, अब बताओ क्या इसको मैं ऑप्शन से छाड़ सकता हूँ? नहीं छाड़ सकता, क्योंकि 2 बड़ी संख्या, एक बड़ी संख्या बनानी है, एक छोटी संख्या, फिर दोनों का अंतर निकालना है। तो ऐसे सवाल को आपको बनाना है। चलिए सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या बना दो। कौन सा अंक? 0 3 6 7 और 9। चलिए भाई, बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, सम या विषम बोला है क्या? नहीं बोला है। लेकिन कितने अंकों की होनी चाहिए? 5। बड़ी से बड़ी बनाना है, बना दो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। फिर 0। 90,000 7,000 630 हो गया, बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी से छोटी बनाओ। कितने अंकों की? चलो सबसे छोटी संख्या अंक कौन सी है इसमें से? 0 है, लेकिन 0 को हम सामने लिखेंगे तो 4 अंक की संख्या बन जाएगी। तो 0 को हमको पहले लिखना नहीं है, पहले चैप्टर में मैं इसको बता दिया, यूट्यूब में दोबारा देख लेना प्रैक्टिस के लिए। चलिए सबसे पहले किसको लिखेंगे? 3। ये 3 हो। अब देखो चारों में सबसे छोटी संख्या 0, फिर 6, फिर 7, फिर 9। चलो भाई, अब घटाने के लिए बोला है। 10 में से 9 गया, किसके इकाई में 1 है? 3 के इकाई में 1 है, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। ये 12 बनेगा ना, ये 2 बचा, फिर 12 में से 7 गया, 5। देखो किसके आखिरी में 51 है, अभी भी नहीं आया उत्तर। तो ये करेंगे, 15 बन गया, 15 में से 6 2, देखो किसके में 951 है, 2 में है। तो ये 6। अब बताओ, आप तो पूरा ही बना लेते हैं। किस सॉरी क्या आएगा? 6 आएगा। कौन सा है उत्तर? वो तो यहीं पे उत्तर आ गया था हमारा, आगे बनाने की जरूरत था क्या? नहीं था। देखो 6 आएगा, तो आखिरी में 1। तो ऐसे देखना है, पूरा बनाते नहीं रहना है। ये 10 है, 10 में से 9। कभी कभी मान लो अगर इसमें 4 रहता, 1 रहता, इसमें 4 रहता, इधर 7 रहता, तो क्या मैं पूरे को बनाते बैठता? तब मैं क्या करता? सिर्फ ऐसी, ये 10 हुआ, 10 में से 9 गया, 1। किसके इकाई में 1 है? सी। तो जिसके इकाई में 1 है वही उत्तर होता। तो हमको ऐसे पूरे को बनाते हुए बैठना है, समय वेस्ट नहीं करना है। हाँ, इसमें अलग बात है कि मुझे यहाँ 1000 तक आना पड़ा। चलिए 9वां सवाल देखते हैं। एक पार्क 1500 मीटर लंबा है तथा 750 मीटर चौड़ा है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा? देखो आकृति बना दिया। कौन सी आकृति होगी यदि लंबाई और चौड़ाई है तो? आयत है। तो हमको देख लेना है भाई, एक आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई कितना है? 1500 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 750 मीटर। इसका मतलब इधर भी 1500 मीटर होगा, पार्क है तो चौकोन होगा ना, और इधर कितना होगा? 750 मीटर। अब एक साइकिल सवार को इसके 4 चक्कर लगाना है, तो देख लेते हैं पहले एक चक्कर में वो कितनी दूरी जाएगा। चलो जोड़ो तो कितना हो? 15 15 30 और 750 750
1500। तो 15 तिया 4500 होगा कि नहीं हो गया एक चक्कर में? 4500 मीटर, 4500 मीटर। एक चक्कर में वो कितनी दूरी जाएगा? 4500 मीटर। और बताया था आप लोगों को 1000 मीटर होता है या 1000 ग्राम होता है या 1000 वाट होता है। वाट बिजली को नापते ना, तो 1000 की मात्रा को हम किलो भी बोल सकते हैं। किलो बोल सकते हैं ना। तो यहाँ कितना किलो होगा? 4 किलो बस बनेगा। और ये 500, जब ये 1000 होगा तब ये 1 किलो बनेगा। तो मैं इसको ऐसे 1000 में बांट देता हूँ ना, कितने अंक के बाद दशमलव, ये है देखो, और शुरू में ये है तो ये किलो बन गया जी। कितना किलोमीटर जाएगा एक चक्कर में? 4.5 किलोमीटर जाएगा एक चक्कर में। अब उसकी रफ्तार कितनी है? ये देखो उतना ही रफ्तार है इसका। तो एक चक्कर लगाने में जाएगा वो 4.5 किलोमीटर, और इतना जाने में उसको कितना समय लगता है? 1 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, तो 4 चक्कर लगाने में 4 घंटा। कौन सा उत्तर हो गया? ये तो एकदम सिंपल था। क्या निकाले इसमें? क्षेत्रफल, आयतन की परिमाप। बाहर बाहर को नापे है ना, ये देखो नाप लो भाई। और हाँ, इसको भी तुम चाहो तो मीटर में बदल सकते हो। उसकी चाल जो है वो किलोमीटर में है और हमारा परिमाप मीटर में है। तो 4.5 किलोमीटर, 4.5 के 1 किलो में 1000, तो 4 किलो में 4000। और 1000 का मैं 10 टुकड़ा किया हूँ, उसमें से मुझे 5 मिला, तो 500 नहीं आएगा, तो 4500 जाता है। हम चाहे तो इसको 4500 मीटर भी बोल सकते हैं प्रति घंटा। 1 घंटे में 4500 मीटर जाता है। एक बार में 4500 मीटर जाएगा कि नहीं जाएगा? और एक बार जाने में उसको कितना समय लगता है? उसका रफ्तार है इतना ही रफ्तार है, तो 1 घंटा लगेगा एक चक्कर में। अब कितना चक्कर हमको जाना है? 4 चक्कर, तो 4 घंटा। 10 चक्कर जाते तो 10 घंटा, 20 चक्कर जाते तो 20 घंटा, 40 चक्कर जाते तो 40 चक्कर। सिंपल परिमाप का था। देखो परिमाप तुमको आता है, लेकिन वो जो है 5वीं कक्षा के लेवल का वो नहीं पूछेगा कि इसका परिमाप कितना हुआ। वो घुमा के पूछेगा, आपको उसका परिमाप ही निकालना है। मैं यहाँ पे कुछ किया क्या? सिर्फ परिमाप निकाला, लेकिन वो सवाल को ऐसा घुमाया था कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमको आराम से सावधानी से सवाल को बनाना है। ये एक सवाल है, 140.75 का गुना करना है 0.01 से। बहुत सिंपल सवाल। कुछ सवाल एकदम ही सरल सवाल आएगा, तो ऐसे सवालों को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। उन सवालों को एक बार में उत्तर देना है और बहुत सावधानी से देना है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाते कि नवोदय भी इतना सरल सवाल कैसे पूछेगा। हम हमेशा कठिन कठिन की तैयारी करते हैं, और नवोदय वाला जब एकदम सरल सवाल पूछता है तो हम अचंभा रह जाते हैं कि इतना सरल सवाल तो हो नहीं सकता, इसका उत्तर कुछ और होगा, जबकि ये एकदम सरल है। तो ऐसे सवालों को तुमको गलत करना ही नहीं है। कठिन वाला 5 गलत हो जाए, लेकिन सरल वाला 1 भी गलत होना नहीं चाहिए। तो ऐसे सवालों को बनाना है, क्या करना है? आपस में गुणा, और गुणा में दशमलव जुड़ता है कि कम होता है? जुड़ता है। जोड़ दो, कितने अंक के बाद दशमलव? 4 अंक। किस में है? सी। ये देखो है कि नहीं है? एक बार में देख लिए कि नहीं देखे? ये उत्तर है। चलो एक बार और इसको भी देखते हैं। 140.75 और 14,000, क्या ये दोनों उत्तर हो सकता है? अपने को व्यवहारिक नॉलेज से भी इसको बनाना सीखना है। देखो 140 को 0.01 बार जोड़ना है। इसका मतलब समझ रहे हो? अब ये बताओ, 1 से छोटा है कि बड़ा है?
एक सौघे का 100 टुकड़ा के उसमें से एक है, सोच लो कितना छोटा है। अगर यहाँ पे मैं एक लिखता तब 140 आता, 140 को एक बार जोड़ते तो एक से तो वो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो ये उत्तर आएगा क्या, क्या 14,000 आ जाएगा? इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। तो कुछ सवालों को हमें अपने कॉमन सेंस से भी बनाना है। 11वां सवाल देखते हैं। 4137 को भाग देना है 1.75 से, तो उत्तर आएगा 2364। 41.37 को भाग देंगे 17.5 से, तो इसका उत्तर क्या आएगा, आपसे पूछा गया है। हमको मालूम है, बारले सर तो पढ़ाए हैं, है ना, गुना करेंगे ऐसे दशमलव वाले का तो आपस में क्या हो जाता है, दशमलव जो है वो जुड़ जाता है और उत्तर यहाँ पे आता है। इसी का यदि मैं भाग करूं तो दशमलव जो है वो घट जाता है। तो इधर 3 अंक, इधर 1 अंक उत्तर में लगाना है हमको 2 अंक, तो काट देंगे 12 और ये 3, तो 2 अंक के बाद तो 0.03 इसका उत्तर आएगा। बारले सर तो पढ़ा दिए हैं और उसी को देखकर हम देखे, अरे इतना सरल क्वेश्चन, 2 अंक के बाद इधर दशमलव, 1 अंक के बाद इधर दशमलव, अंक तो वही है, संख्या भी वही आएगा, सिर्फ दशमलव बस में चेंज होगा। तो हम क्या किए, अरे 2 अंक और 1 अंक, 2 अंक में 1 अंक घटाए, उत्तर कितना आ गया, डी बना दिए। हमको ऐसा बनाना नहीं है, ये सवाल है उसको हमको अपने कॉमन सेंस से बनाना है। ऑप्शन को तुम देखते ही जान जाओगे कि इसका उत्तर क्या है। कैसे देखेंगे, ध्यान देना। इसमें आपको क्या बोला है, 41.37 को भाग देना है 17.5 से। ये कितना है, किसके आसपास है, 41 के आसपास है कि नहीं है, ये किसके आसपास है, चलो 18 कर दो या 17 कर दो, 17 के आसपास है। अगर 41 को मैं 17 जगह बांटूं तो 17 पढ़ा याद है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 बांटूंगा तो 51 चाहिए मुझे, लेकिन मेरे पास है क्या, 41 है। 3 के नीचे इसका उत्तर आएगा, 3 के आसपास आएगा। अब इसको चेक करते हैं, ये उत्तर कितना है, 236। मतलब बोल रहा है 41 को यदि मैं 17 लोगों में बांटूं तो 236 मिलेगा। क्या मिल सकता है, 100? हमारे पास 100 है ही नहीं, उसको 17 लोगों में बांटना है, तो क्या 200 मिल जाएगा जी, ये हो नहीं सकता। इसको देखो, 41 है और 17 लोगों में बांटोगे तो 3 के आसपास आएगा उत्तर, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसको देखते हैं, 2.364 3 के आसपास है कि नहीं है, ये उत्तर हो सकता है। अब इसको देखते हैं, 1 भी नहीं मिला, 1 से कम मिला, तो ऐसा हो सकता है क्या, तुम्हारे पास 40 रुपया है, यदि उसको 17 लोगों में बांटेंगे तो 1 रुपया मिलेगा तो 17 खत्म होगा, 2 रुपया मिलेगा तो 34 और 3 रुपया देंगे तो 51। 3 नहीं दे सकते, 2 रुपया दे सकते ना, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, 1 भी रुपया नहीं मिला, तो ये भी गलत है। तो उत्तर कौन सा हुआ जी, बी। अब बनाते हमको बैठना नहीं है, इसको अपने कॉमन सेंस से भी इन सवालों को बनाना है। 40 के आसपास है, उसको 17 से भाग दो तो 2 के आसपास मिलेगा उत्तर। कौन सा उत्तर है 2 के आसपास, ये देखो, क्योंकि सभी अंक एक जैसे, सिर्फ दशमलव बस में फर्क है। 12वां सवाल है आपका, 48.480 को हमको 8 से भाग देना है, तो उसका उत्तर क्या आएगा। भाग देना आता है सबको, भाग दे देना जी, कोई सरल है कि कठिन है ये। आखिरी में 0 उसका कोई मतलब है क्या, नहीं है। 8, ये तो 0 बार जाएगा, 2 अंक ले लेता हूँ, है ना। 8 छक्के 48, पूरा खत्म हो गया। अब किसको उतारना है, 4 को, तो उसके पहले दशमलव, अब 4 को उतार लिए, कितने बार में जाएगा, 8 में बट जाएगा। 4 सेब है, सौघे बांटना है 8 लोगों में, बटेगा क्या, नहीं बटेगा, तो 1 भी नहीं मिला। 4 का 4 बचा है ना, 4 का 4, 1 भी नहीं मिला। अब उसको काटे, 10 टुकड़ा किए तो 40 बन गया, 40 और 8 48,
8 से भाग दे दिए, 8 छक्के 48। ठीक है, आखिरी में 0 है, आप चाहो जितना 0 चाहे उतना लगा लो। उत्तर देखो कौन सा सही है, 6.06 होना चाहिए, 6.06 ये उत्तर हो सकता है। इसको देखो 60 है, इसको देखो 6 है, ये भी 66 है, ये 600 दिख रहा है, तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ, ये वाला। एकदम सरल है, ऐसे सवालों को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। हर साल पूछता है ये सवाल, कैसे पूछेगा, 15 15 15 15 15, इसको भाग देना है आपको 15 से। अब बच्चा कैसे भाग देगा, अरे एकदम सरल, 15 एकम 15, 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 और गलत करके आ गए। तो भाग का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से बांटा जाता है वैसे ही आपको बांटना है। ठीक है, तो ऐसा बटेगा क्या, 15 एकम 15, ये पूरा जाएगा। अब किसको बांटेंगे, 1 को, है ना, ये शुरू में दे दिया, कोई दिक्कत है क्या, तो कैसे बांटेंगे इसको, 15 से बांटेंगे तो 1 को पहले बांटते हैं, तो 1 भी नहीं मिला तो पूरा पूरा बचा है कि नहीं है। अब 15 बन गया, तोड़े उसको तो चिल्हर कराए, तो 15 एकम 15 पूरा खत्म हो गया। अब किसको बांटेंगे, इस 1 को, तो 1 को 15 लोगों में बांट नहीं सकते, तो 0 0 आएगा। अब इसको बांटे, 15 हो गया, फिर 15 एकम 15, फिर 0 0, इस तरह से देखेंगे 1 0 1 0 1 0, इस तरह से आएगा। तो जिसके उत्तर में इस तरह का होगा उसको लगा लेना, कोई दिक्कत है इसमें। 13वां सवाल है, जोसेफ ने एक परीक्षा में अमित से 8 अंक कम पाए, जबकि कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 205 है तो जोसेफ के प्राप्तांक है। जोसेफ के प्राप्तांक है पूछा है, कहाँ है जोसेफ के प्राप्तांक, इनमें से कोई एक जोसेफ का प्राप्तांक है, हमको छांट लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल को समझना पड़ेगा। क्या पूछा है, जोसेफ ने एक परीक्षा में अमित से 8 अंक कम पाए, अमित से कम, तो मान लो ये जोसेफ है और ये अमित है, तो किसका ज्यादा होगा, जोसेफ का कि अमित का, किसका ज्यादा है, अमित का ज्यादा है कि जोसेफ का, जोसेफ का कम है, अमित का ज्यादा है। जोसेफ ने अमित से 8 अंक कम पाए, जोसेफ ने अमित से 8 अंक कम पाए, जागृति ने हर्षित से 2 अंक कम पाया। इसका मतलब हर्षित ज्यादा पाया ना और जागृति कम पाई, तो वैसे ही जोसेफ जो है वो 8 अंक कम पाया। किसका ज्यादा है, अमित का। मान लो ये जोसेफ है तो इससे कितना ज्यादा है, अमित का 8 ज्यादा, अमित का जोसेफ से 8 ज्यादा, जितना भी रहे उससे 8 ज्यादा किसका रहेगा, अमित का। आगे, जबकि कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाए। अब एक और बच्चा आ गया, कुमार ने अमित से 12 अंक, अब अमित का जितना भी होगा उसमें आप 12 जोड़ दो, कुमार का निकल जाएगा। लिख लिए, ऐसे लिख लिए। हमको जोसेफ का मालूम है कि नहीं है कि नहीं है, नहीं है। कहाँ पर है जोसेफ का उत्तर, ऑप्शन में, ऑप्शन में है ना। और एक चीज और दिया है, यदि मैं तीनों के अंकों को जोड़ूं तो कितना होना चाहिए, 205। कोई भी एक अंक को हम रख देते हैं, इसमें से कोई एक अंक जोसेफ का है कि नहीं है। चलिए कौन सा रखो, 67 को रख देता हूं। ये मान लो जोसेफ का 67 होगा, तो इससे 8 ज्यादा किसका होगा, अमित का। तो इसमें 8 ज्यादा करो कितना होगा, 75 इसका है। कुमार का इससे कितना ज्यादा है, 12, तो 12 को इसमें जोड़ लो।
80 और 7 हो गया। अगर तीनों का उत्तर 205 आया तो यही सही है, और नहीं आया तो दूसरा रख के देखेंगे। चलिए रखिए, 7 और 7 14, 14 और 5 19, इकाई में 9 आ गया। उत्तर हो सकता है क्या, जोड़ लेते हैं इधर, 19 का 9 हासिल 1, 15 और 6 21 और 1 22, 229 हो गया। 67 रखे हैं तो कितना हो गया, 229। इसका मतलब इसको रखूंगा तो और ज्यादा होगा, इसको रखूंगा तो और ज्यादा होगा, तो इससे कम वाला यही होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। 67 अंक अगर जोसेफ पाया है और तीनों का अंक मैं जोड़ा हूं तो 229 हो गया। तो अगर मैं 75 या 79 को रखता तो और ज्यादा अंक होता, होता कि नहीं होता, होता ना। तो ये तीनों हो सकते हैं, ये दोनों उत्तर हो सकते हैं क्या, तो उत्तर कौन सा, 59। अब चेक करना है तो चेक कर लो जी, ये जोसेफ का 59 और 59 में 8 जोड़े तो अमित का 67, इसमें 12 जोड़े तो 70 और 9 79। अब सबको जोड़ लो, आएगा कि नहीं आएगा, 9 9 18, 18 7 25 का 5 हासिल 2, ये हो गया 8, 8 7 15, 5 20, ये है देखो बन गया उत्तर। तो उत्तर को हमको छाटना, ऐसे सवालों के लिए x ऐसा वाला नहीं करना है, सिंपल बनाना है। हमें अपने व्यवहारिक नॉलेज से जोड़ घटाना आता है, उसी से बना लेना है। चलिए 14 नंबर के सवाल को देखते हैं। 9 के प्रथम 6 गुणजों का योग होगा। गुणज मतलब होता है उसका पहाड़ा, 9 का पहाड़ा। 9 कहाँ कहाँ पे रुकेगा, एलसीएम जब मैं पढ़ाया था तो उस समय आपको बताया था। तो क्या बोला है, 9 के प्रथम 6 गुणजों का योग कितना होगा, जोड़ लेते हैं। ये 9 के बाद क्या आएगा, 18, फिर 27, फिर 36, फिर 45 और आखिरी में क्या आएगा, 54। सबको ऊपर नीचे लिख के जोड़ लेना। चलो ऐसे जोड़ देते हैं। इकाई को पहले जोड़ेंगे, 4 5 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 8 30, 30 और 9 39, 39 का 9 हासिल 3 है। अब इधर जोड़ लेते हैं, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, 189। किस में है उत्तर, बी। हो गया, एकदम सिंपल है। कुछ सवाल एकदम ही आसान रहेगा, तो ऐसे सवालों को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। कठिन वाला भले छूट जाए, सरल बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। 15 नंबर का सवाल है, इस आकृति का आपको क्षेत्रफल निकालना है। आकृति को अच्छे से देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल मतलब ये इस बोर्ड में कितनी जगह घेर रहा है उसको आपको बताना है। 2D में घेर रहा है कि 3D में कि 1D में, किस में घेर रहा है भाई ये जगह, 2D में। लंबाई और चौड़ाई बस है ना, ऊंचाई तो नहीं है, ऊंचाई रहता तो ऐसे बाहर आ जाता। अब देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 12। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 12। और इधर जो लाइन दिया है ऐसे किया है, चारों एक बराबर है। इसका मतलब इधर भी कितना, 12 सेंटीमीटर। इस तरफ वाला कितना, 12 सेंटीमीटर। कौन सी आकृति है बीच वाली, वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वर्ग आयत भी है। लंबाई गुना चौड़ाई, बीच वाले का निकाल लेते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। क्योंकि ये वर्ग है इसलिए लंबाई भी 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 12 सेंटीमीटर। चलो भाई गुना कर देते हैं, 12 दाहम 120 और 12 दूनी 24, तो 120 और 24 144। अब देखो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर इधर भी सेंटीमीटर, उसका गुना करेंगे तो सेंटीमीटर का घात 2। जैसे एक ही संख्या का आप बार बार गुना करते जाओ तो उसको हम घात के रूप में दिखा सकते हैं। ऐसे यहाँ 2 लिखा हूँ, इसका मतलब है सेंटीमीटर का मैं 2 बार गुना किया हूँ। अगर यहाँ 5 लिखता तो उसका मतलब है उसका मैं कितने बार गुना किया हूँ, 5 बार। जैसे मान लो 5 और ऊपर में लिखा है 4, तो इसका मतलब क्या हुआ,
5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, कितने बार गुना करना है? 4 बार। 5 का 4 बार गुना करना है, कर दो। 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, ये 625 लिखा है। 625 लिखने में कितना समय लगता? ऐसा लिख देंगे तो बहुत कम दूरी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। सूर्य की रोशनी इस रफ्तार से चलती है। अभी समझ नहीं आया है ना? 10 का कितने बार गुना करना है? 5 बार। ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार। 10 दहम 100, 2 शून्य हो गया। और 100 को 10 बार गुना करेंगे 1000, फिर इसको करेंगे तो 10,000, फिर इसको करेंगे तो 1 लाख। 1 लाख का गुना 3 से करेंगे, कितना आएगा? 3 लाख। तो प्रकाश किस रफ्तार से चलती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में वो 3 लाख की दूरी, और वो भी दूरी किस में? किलोमीटर में। तो इसका मतलब समझ में आया? यहाँ पर देखो, सेंटीमीटर इधर भी, सेंटीमीटर इधर भी, तो 2 बार गुना हुआ ना, 1 बार इधर 1 बार इधर, इसलिए उसके ऊपर में ये है। और 2 बार घात रहता ना, उसको हम वर्ग भी बोलते हैं। वर्ग सेंटीमीटर लिखा, ये याद रखना। वर्ग से नापते ना, तो ये सभी वर्ग सेंटीमीटर लिखा है। अगर घात में 3 रहता तो घन सेंटीमीटर, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलिए अब इसका निकालते हैं। बीच का निकाल लिए। इसका क्षेत्रफल कितना? 144 वर्ग मीटर। अब देखो, वर्ग सेंटीमीटर। इसको देखते हैं। अब इसका तो निकाल लिए। अब ये बचा त्रिभुज एक और ये बचा एक त्रिभुज। अब देखो, ये तो एकदम सरल है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो एक त्रिभुज ऐसा आया है और दूसरा त्रिभुज ऐसा आया, और दोनों को मिला दूं तो इस तरह का आकृति बनेगा कि नहीं बनेगा? आयत बनेगा। और आप लोगों को बताया था त्रिभुज आयत का आधा होता है। अब इसकी लंबाई कितनी है? ये वाले की 12, ये वाले की लंबाई कितनी है? 12। ऊपर की लंबाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? 4। नीचे की 4, लंबाई 12, चौड़ाई 4। 12 चौक 48 वर्ग सेंटीमीटर। ये दोनों मिलकर 48, तो ये 24 और ये 24। अब जोड़ लो जी। 48 इसमें 144 को मिला दो। 8 4 12 का 2 हासिल 1, ये हो गया 9, और ये 192 किस में है? सी। एकदम सरल था कि नहीं था? 16 नंबर का सवाल है, कोई धन 10% वार्षिक की ब्याज दर से कितने वर्षों में दुगनी होगी? दुगनी का मतलब होता है डबल। अगर मैं किसी को 100 दूं तो वो मुझे कितना वापस करे? 200 वापस करे। अब यहाँ पे हम उसको कितना रुपया दिए हैं मालूम नहीं है। 1 रुपया देंगे तो 2 रुपये वापस करेगा, 10 देंगे तो 20 वापस करेगा, 100 देंगे तो 200, 1000 देंगे तो 2000। जितना भी मैं पैसा दूंगा उसको वो डबल करके वापस करेगा। अब मूलधन जो देते हैं उसको हम परसेंट में कितना परसेंट बोलते हैं? 100%। 100% दूंगा उधारी, वापस कितना करेगा? 200%। तो एक्स्ट्रा दे रहा है कि नहीं दे रहा है जी? दे रहा है ना। कितना एक्स्ट्रा हो रहा है बताओ? 100 मैं दिया, 200 मुझे वापस मिला, तो ब्याज कितना? 100%। 100% है आपका ब्याज। कितने सालों का? कितने सालों का मालूम नहीं है। कितने सालों का है वो मालूम नहीं है, उसी को मालूम करना है। लेकिन हमको ये मालूम है 1 साल में कितना प्रतिशत मिलता है ब्याज? 10। तो 5 साल में कितना मिलता? 50। हो सकता है क्या? हमको 100 मिलना चाहिए तब डबल होगा। 3 साल में 30 मिलेगा, गलत। 4 साल में 40, तो 10 साल में 100 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसका उत्तर क्या हुआ? 100। जितना ब्याज में, अगर मान लो यही दुगुना के जगह तिगुना होता, अब बताओ कितना ब्याज मिलता? ये 100 है
3 से गुना करेंगे वापस हमको 300 मिलता, तो ब्याज हमको 200 मिलता कि नहीं मिलता। तो यहाँ पे समय कितना हो जाता, 20 वर्ष। अगर यही 1.5 गुना होता, 1.5 गुना किसको बोलते हैं, 1.5 से गुना, तो 1.5 से अगर गुना करेंगे तो 1.5 ही बनेगा। अगर हम इसको 1.5 से गुना करें, 1 और आधे से, 100 को 1.5 से गुना करूंगा तो 150 बनेगा। 150 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 100% हम ब्याज दिए, उधारी दिए, हमको मिला वापस कितना, 150। तो कितना ब्याज मिला, 50 ज़्यादा। 1 साल का 10%, तो कितने साल का 1.5 गुना, 5 साल का। ठीक है। अगर ये 50% होता तब कितने साल में हमारा पैसा डबल होता, 2 साल में। हमको 2 साल में 100 मिलता। यदि ये 25% होता तो 4 साल में डबल। अगर 1% होता तो 100 साल। अगर ये 4% होता तो 25 साल। ठीक है, कोई दिक्कत है। और 20% होता तो 5 साल। इस तरह से इसको बना। 17वां सवाल है, दूध का 90% पानी होता है। जितना भी मैं दूध लूँ, 1 कटोरी लूँ, 1 कप लूँ, 1 बाल्टी लूँ, कितना भी मैं दूध लूँ, उसमें 90% हिस्सा क्या होता है, पानी। और 10% हिस्सा क्या कहलाता है, पानी हटने के बाद बचा है वो खोआ बोलते हैं ना, जिससे मिठाई बनता है। तो 10% खोआ है और 90% क्या है, पानी है। तो यदि मैं 8 लीटर दूध खरीदूं तो उसमें कितना पानी मिला हुआ है, उसको आपको बताना है। एकदम सरल है कि कठिन है जी। इसका कितना % पानी होगा, 90% होगा ना। ये दूध है कि नहीं है, दूध का कितना % पानी, 90। तो इसका कितना % पानी, 90%। 1 कटोरी लेंगे उसका भी 90% है, 1 बाल्टी लेंगे उसका भी 90% पानी है। तो 8 का 90% निकाल लो। 8 का 90%, परसेंट को हटा के हम क्या लिखते हैं, बटे 100। का के जगह गुना, ये कट गया, ये कट गया। कितना आया उत्तर, 9 अट्ठे 72 बटे 10, 1 अंक के बाद दशमलव, इतना लीटर। तो उत्तर कौन सा है, देखो सी। 18वां सवाल देखते हैं। ये सवाल पैटर्न में से है। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। देखते हैं। 100, 100 के बाद 87, 87 के बाद 74, 74 के बाद 61। संख्या कम हो रही है कि बढ़ रही है, घट रही है। अब देखते हैं पहले वाली संख्या दूसरे से कितनी कम है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये 100, ये 87, कितना कम, 13 कम, -13। 87 और ये 74 कितना कम, 13। 74 और 61 कितना कम, 13। इसका मतलब आगे जो भी संख्या लिखेंगे वो 61 में से 13 कम होगी। कम कर लो, आता है ना। 11 में से 3 गया 8 और 5 में से 1 गया 4। कितना आना चाहिए, 48। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 48। हो गया। ये एक सवाल है, 1 का घात 100 है। इसका मतलब 1 का यदि मैं 100 बार गुणा करूं, कितने बार, 100 बार, तो इसका उत्तर क्या होगा आपको बताना है। एकदम सरल सवाल है। चलिए फिर बताइए कितना होगा उत्तर, हैं 100 होगा जी। 1 आएगा उत्तर। कैसे 100 होगा, चलो गुना करो। 1 और 1 का गुना करेंगे, 1 फिर 1, ये 1 और 1 का गुना 1, फिर इसका उत्तर इसका। 1 का 100 बार गुना करो, चाहे 500 बार करो, चाहे 1000 बार करो, उत्तर हमेशा 1 आएगा। 20वां सवाल और आखिरी सवाल देखते हैं। एक बस दिल्ली से 9:25 को सुबह निकली, AM घड़ी के पहले चक्कर में निकली सुबह, और शाम को 7:05 जिसको PM बोलते हैं
रायपुर पहुंची, उसको कितना समय लगा। घड़ी के बारे में मालूम है, घंटा और मिनट के बारे में मालूम है, उसी को आधार मानते हो इसको हमको बनाना है, कोई लफड़ा झफड़ा वाला काम नहीं करना। चलिए इधर लिख देता हूं मैं घंटा, इधर लिख देता हूं मिनट। सबसे पहले 9:25, तो 9 के बाद घंटे में क्या बजेगा 10, तो 10 बजने में कितना मिनट बाकी है 35 मिनट इसमें डाल देंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, ये 35 मिनट चलेंगे। 10 बज गया, 10 के बाद गिनते हैं 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना घंटा चले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऑप्शन में देख लो तो किसमें है 9 घंटा, उत्तर हो गया ना। आगे और देखते हैं, 7 बज गया, 7 बजने के बाद बस रुक गई क्या, 5 मिनट आगे और चलिए, तो मिनट में 5 मिनट और, तो मिनट में कितना 40 मिनट। देख लो कितना मिनट, 35 मिनट इसमें चले, 5 मिनट इसमें चले, तो किसमें 40 मिनट है, ये 30 मिनट नहीं हो सकता, ये 20 मिनट नहीं हो सकता, ये भी 30 नहीं हो सकता, तो कौन सा हुआ हमारा उत्तर 40, एक ही में है, ए बना लिए। ठीक, आज हम गणित के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए और उसका आपको अवधारणा भी समझाया। अगर किसी को इन सवालों में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे पिछले 5 वीडियो को देखकर इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और बहुत जल्दी आप इन सवालों को बना सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है, कुछ सवाल बहुत आसान आएगा, कुछ सवाल बहुत कठिन आएगा, कुछ सवाल को आप ऑप्शन से छाड़ सकते हैं और कुछ सवालों को आपको बनाना पड़ेगा, तो आपको अपने व्यवहारिक नॉलेज से उनको हल करना है। धन्यवाद।